अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1.4.2 विच इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके फंक्शंस देखे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, और आज हम लोग टाइप्स देखेंगे। ये नोट्स है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और किस तरह से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, यूजर्स को मैनेज करता है। अब इसकी बहुत सी कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वन है वो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टोटल इसकी 8 टाइप्स हैं, इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इसका डिफरेंस टेबल भी हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास टोटल 8 टाइप्स है इसकी। तो ये इसका डिफरेंस टेबल है। जो ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप इसको याद करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में हम इसको कवर करेंगे और लास्ट में फिर हम इस टेबल को भी डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि जितने भी सिमिलर टास्क होते हैं, जितने भी सेम टास्क होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, उनका एक ग्रुप बना देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बैच। और उसके बाद ये जो ग्रुप होता है ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं सीपीयू को, ताकि सीपीयू इस बैच के ऊपर प्रोसेसिंग करे। अब यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि जब यूजर एक दफा इस ग्रुप को, इस बैच को सीपीयू को दे देगा, तो फिर सीपीयू का काम है कि वो वन बाय वन इसके ऊपर प्रोसेसिंग करे, इसको जो है एग्जीक्यूट करे, इसे रन करे। फिर वहां पे यूजर फ्री हो जाता है, यूजर अपना कोई और काम कर सकता है। उसको जो है वो वन बाय वन वेट नहीं करना पड़ता कि पहले वो एक टास्क सीपीयू को दे, और सीपीयू पहले उस टास्क के ऊपर प्रोसेसिंग करे, फिर यूजर दोबारा से सेकंड टास्क दे और सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे। यहाँ पे जो यूजर का टाइम है वो सेव होता है, और यूजर फिर उस टाइम में कोई और काम कर सकता है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम वेयर सिमिलर टास्क आर कलेक्टेड टुगेदर। कि जहां पे जो सिमिलर टास्क है, एक जैसे टास्क है, एक जैसे कि जब काम करवाने होते हैं तो उसको कलेक्ट किया जाता है, उसका एक ग्रुप बनाया जाता है, एंड देन प्रोसेस वन बाय वन। और सीपीयू क्या करता है, उन टास्क को वन बाय वन ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर रहा होता है विदाउट एनी यूजर इनपुट। कि यूजर को बार बार कोई इनपुट नहीं देनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होते जाते हैं। अब किस तरह से काम करता है इसकी हम लोग वर्किंग देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टास्क थे, डिफरेंट जॉब्स थे, जॉब वन, जॉब टू, डिफरेंट हमारे पास जॉब्स है, वो सब हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, उनके बैच बना दिए, और वो ऑटोमेटिकली सीपीयू उनके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। अब यूजर को बार बार कोई इनपुट नहीं देनी पड़ेगी, या कोई जॉब या कोई टास्क असाइन नहीं करना पड़ेगा सीपीयू को। मैनी जॉब्स लाइक प्रिंटिंग मार्कशीट्स, बिल, सैलरी स्लिप। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मार्कशीट को भी प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बिल्स को भी प्रिंट करवाना है, सैलरी स्लिप को भी प्रिंट करवाना है, तो हम लोग एक ही दफा प्रिंटिंग की कमांड देंगे और प्रिंट ऑटोमेटिकली ये सब चीजें होती जाएंगी। यहाँ पे अब यूजर को बार बार कोई प्रिंटिंग कमांड नहीं देनी पड़ेगी कि पहले वो मार्कशीट को प्रिंट करे, फिर उसके बाद वो वेट करे जब मार्कशीट प्रिंट हो जाए, तो उसके बाद दोबारा से वो कमांड दे बिल की कि वो बिल को प्रिंट करे। अब एक दफा जब वो सारी कमांड दे देगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होती जाएंगी, और इस टाइम तक जो यूजर है वो अपना कोई और काम कर सकता है। दीज जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर। जितनी भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंटिंग करनी थी, मार्कशीट को प्रिंट को, बिल्स को और सैलरी स्लिप को प्रिंट करवाना था, उनका हम लोग एक ग्रुप बना देंगे, जिसे हम लोग बैच बोलेंगे। अब क्या किया जाएगा कि ये जो बैच है ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता जाएगा। ठीक है, मतलब सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता जाएगा जब हम उसको कंप्यूटर को देंगे। द कंप्यूटर प्रोसेसेस ऑल जॉब वन बाय वन ऑटोमेटिकली। द यूजर डजंट कंट्रोल ईच जॉब, एवरीथिंग हैपन्स इन द बैकग्राउंड। खुद ऑटोमेटिकली हर चीज होगी, खुद बैकग्राउंड पे होती जाएगी, बस लास्ट में जो है वो यूजर को आउटपुट मिल जाएगी। यूजर का यहाँ पे कोई काम नहीं है कि उसको बार बार कोई इनपुट देनी पड़े। अब इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इमेजिन अ स्कूल वांट टू प्रिंट 1000 स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है जिसमें 1000 स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट करवाना है। अब इंस्टेड ऑफ के एक एक हम लोग हर स्टूडेंट का जो रिपोर्ट कार्ड है वो प्रिंटर को दें, और प्रिंटर जो है वो उसको प्रिंट करे। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसका एक बैच बना देंगे, और जितने भी रिपोर्ट कार्ड है वो एक ही टाइम पे हम लोग प्रिंटर को देंगे, और वो ऑटोमेटिकली उन सबको वन बाय वन करता जाएगा। ठीक है, अब वहां पे यूजर का कोई काम नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वन बाय वन, के बजाय इसके कि हम लोग एक एक रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट करें, हम क्या करते हैं, द स्कूल गिव्स ऑल 1000 रिकॉर्ड एट वंस। एक ही टाइम पे जो 1000 रिकॉर्ड है वो प्रिंटर को दिए जाएंगे, वो कंप्यूटर को दिए जाएंगे, और कंप्यूटर क्या करेगा, उन सबको ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं।
सेव टाइम फॉर बिग टास्क। जब सिमिलर टास्क को परफॉर्म करना होता है तो इससे क्या होता है कि जब एक ही टाइम को वो सिमिलर टास्क कंप्यूटर को असाइन करेंगे तो उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। सीपीयू इज यूज प्रॉपरली, नो टाइम इज वेस्टेड। मतलब सीपीयू का यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि एक ही दफा में उसको सारी कमांड दी जाती है। तो ऑटोमेटिकली वो वन बाय वन उनको क्या कहते हैं, प्रोसेस करता जाता है, उनको एग्जीक्यूट करता जाता है, उनको रन करता जाता है। अब उसको वेट नहीं करना पड़ता कि यूजर दोबारा से कोई इनपुट देगा तो मैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग करूंगा। फिर उसके बाद है गुड फॉर रिपीटिंग जॉब्स। ठीक है, ये जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कहाँ पे यूजफुल होता है? जब रिपीटिंग जॉब्स या सिमिलर टास्क को परफॉर्म करना होता है, वहां पे ये बहुत बेस्ट है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं इसके, कि फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने एक बैच प्रोवाइड कर दिया है सीपीयू को, तब तक हम लोग दोबारा से उसको कोई नया टास्क असाइन नहीं कर सकते जब तक कि वो पिछला टास्क पर प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट ना कर ले। ठीक है, अगर हमें कोई नई इनपुट देनी है या फॉर एग्जाम्पल हमें कोई नया डॉक्यूमेंट हम लोगों ने प्रिंट उसको करवाना है, तो पहले वो पिछला वाला फिनिश होगा, देन हम लोग कोई न्यू इनपुट उसको दे सकेंगे। यू कांट गिव न्यू इनपुट वंस द जॉब स्टार्ट। जब एक दफा उसने जॉब स्टार्ट कर दी, एक दफा एक जॉब के ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग नई इनपुट उसको नहीं दे सकते। यू हैव टू वेट टिल ऑल जॉब्स आर फिनिश्ड। इफ वन जॉब हैज एन एरर, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक जॉब उसको असाइन कर दिया है सीपीयू को, और सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है, और बीच में कोई एरर आ जाता है, तो पूरे का पूरा जो बैच होगा वो उसमें डिले आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर हमें दोबारा से उसकी कमांड देनी पड़ेगी। वेयर इट इज यूज, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? बैंक्स में इसको यूज किया जाता है, कंपनीज, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरीज को जनरेट करना होता है, उसको प्रिंट करवाना होता है, ऑफिसेज वगैरह में इसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट इसकी टाइप आ जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें जो सीपीयू है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, और इतनी जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करता है, हमें लगता है कि वो एक ही टाइम पे मल्टी प्रोग्राम जो मल्टीपल प्रोग्राम्स है उनको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम टू रिजाइड इन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली बाय शेयरिंग द सीपीयू। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस टाइम पे एमएस वर्ड भी यूज कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो भी ऑन किया हुआ है, हम लोग साथ साथ सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं। जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग ऑन कर लेते हैं, इट्स मीन कि वो प्रोग्राम बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड हम लोग यूज करें तो इस टाइम एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है। विजुअल स्टूडियो जब हम लोग यूज करें तो वो एक प्रोग्राम है। और जब हम लोग इनको ऑन करते हैं तो ये फिर आ जाते हैं रैम के अंदर, मतलब मेमोरी के अंदर, जो कह रहे हैं कि रिजाइड इन मेमोरी। अगर हमने इसको ऑन कर लिया, जब तक इसको हमने ऑन नहीं किया तो ये रैम के अंदर नहीं होगा। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस जो हमारे पास हार्ड डिस्क है उसी के अंदर वहां पे स्टोर हुआ होगा, तो तब तक वो प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन जब हमने इसको ऑन कर लिया, एक प्रोग्राम बन गया और ये रैम के अंदर आ गया, एक मेमोरी के अंदर आ गया। सिमिलरली जो विजुअल स्टूडियो, जब तक हमने इसको ऑन नहीं किया, जब तक हम इसको यूज नहीं कर रहे, ये हमारे पास प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑन कर लिया और हमने इसके ऊपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी, तो ये बन जाएगा प्रोग्राम। तो ये भी रैम के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो भी सॉन्ग्स का सॉफ्टवेयर है, जब तक हमने इसको ऑन नहीं किया तब तक वो प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑन कर लिया वो एक प्रोग्राम बन जाता है और वो भी रैम के अंदर आ जाता है। जब वो रैम के अंदर आ गया, जब हमने इसको ऑन कर लिया, मतलब अब सीपीयू इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, अब सीपीयू ने एमएस वर्ड के अंदर जो भी हम काम करें उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, विजुअल स्टूडियो के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, सॉन्ग्स के ऊपर भी प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, मतलब सीपीयू इनको असाइन होना चाहिए। अब सीपीयू क्या करता है? स्विच करता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि जो सीपीयू है वो वन बाय वन सबके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम पे एमएस वर्ड को हम लोग यूज कर रहे थे तो सीपीयू एमएस वर्ड को असाइन हुआ हुआ था। लेकिन जैसे ही हम लोग विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे और उसके बाद प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे, फौरन से सीपीयू स्विच करके यहाँ पे आ जाएगा इस प्रोग्राम के ऊपर। फिर थोड़ी मतलब यहाँ पे एक तो टाइम भी सेट हुआ होता है कि कितने कितने टाइम के लिए हर प्रोग्राम को सीपीयू असाइन होना है। फिर उसके बाद जैसे ही हमने इसको यूज कर लिया, अब हम लोग सॉन्ग्स की तरफ चले गए हैं, तो सीपीयू फौरन से स्विच होके सॉन्ग्स सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएगा। मतलब ये जो स्विचिंग हो रही है और रैपिडली स्विचिंग हो रही है, बार बार स्विचिंग हम लोग करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लगता है कि सीपीयू एक साथ जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको रन कर रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी स्विचिंग करता है और हमें फील होता है कि ये एक साथ सबको जो है वो इनको एग्जीक्यूट कर रहा है, इनको रन कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो इतनी फास्टली ये काम कर रहा होता है, स्विचिंग करता है,
कि हमें ऐसा फील होता है कि कॉन्करेंटली हर चीज जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि एक ही साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। आगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। Although the CPU execute only one program at a time, वो ये कह रहे हैं कि एक टाइम पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, एक प्रोग्राम रन करता है सीपीयू, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं सीपीयू। क्यों हमें ऐसा फील होता है? क्योंकि जो वो स्विच कर रहा होता है एक प्रोग्राम से दूसरी प्रोग्राम की तरफ मूव कर रहा होता है, वो इतनी स्पीडली करता है, इतना फास्टली करता है कि हमें ऐसा फील होता है कि वो एक साथ हर प्रोग्राम को रन कर रहा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मल्टीपल प्रोग्राम्स बाय एलोकेटिंग मेमोरी पार्टीशन। जो रैम है, मेमोरी है, अब वो तीन, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 3 प्रोग्राम्स को ओपन किया हुआ है, तो तीनों को रैम के अंदर आना, तीनों को मेमोरी चाहिए, तो वो तीनों को उस जो मेमोरी है वो डिवाइड कर देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल 4 GB रैम है और हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं, तो 1.5 मेमोरी जो है वो 1.5 GB मेमोरी वो किसको दे देगा? MS वर्ड को दे देगा। 1.5 GB मेमोरी जो है वो विजुअल स्टूडियो को दे देगा। 1.5 GB मेमोरी जो है वो इस बाकी कोई अगर हमने और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो उसको दे देगा। तो इस तरह से इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं मेमोरी को। अब इसका गोल क्या होता है? टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, ताकि सीपीयू अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो, उसका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने MS वर्ड भी ओपन किया हुआ है, विजुअल स्टूडियो भी ओपन किया, और वो फौरन फौरन स्विच ना करे और बीच में वो वेट करता रहे, तो जो सीपीयू है वो उसका जो टाइम है वो वेस्ट होता रहेगा। तो बजाय इसके कि उसका टाइम वेस्ट हो, इसलिए वो फौरन फौरन स्विच करता है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। इंक्रीज सिस्टम एफिशिएंसी बाय ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब इससे क्या होता है, जब हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो इससे जो सिस्टम है वो एफिशिएंट रहता है, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा होता है और उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम पे अगर कोई भी हम लोग टास्क परफॉर्म करें, कोई भी प्रोग्राम है, अगर उसको कीबोर्ड की तरफ से कोई इनपुट चाहिए, तो अब वो क्या कहते हैं, सीपीयू वेट करता रहेगा कि क्या उसको कीबोर्ड की तरफ से इनपुट चाहिए। तो सीपीयू बजाय इसके कि वो वेट करता रहे कि उस प्रोग्राम को कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, वो फौरन से दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से सिस्टम एफिशिएंट है, मतलब उसका टाइम वेस्ट नहीं होता। यूज केस क्या है, मतलब कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? सिस्टम रिक्वायरिंग एफिशिएंट रिसोर्स यूजेस एंड मल्टीटास्किंग सच एज एम्बेडेड सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? एम्बेडेड सिस्टम्स में। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं इनको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल टास्क एक साथ जो है वो एग्जीक्यूट करता है सीपीयू साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जो है वो इनको एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ में भी ऐसे है कि मल्टीपल टास्क हम लोगों ने ओपन किए हुए हैं, हम लोग उनको यूज कर रहे हैं, उनको परफॉर्म कर रहे हैं, तो सीपीयू पहले एक टास्क को एग्जीक्यूट करता है, फिर फौरन से स्विच होकर दूसरे टास्क की तरफ चले जाता है, फिर जब वो कंप्लीट होता है तो फौरन से स्विच होकर थर्ड टास्क की तरफ सीपीयू चला जाता है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनेबल मल्टीपल टास्क प्रोसेसेस टू रन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? कि एक साथ प्रोसेसेस को, एक साथ टास्क को परफॉर्म करता है बाय रैपिडली स्विचिंग। कैसे करता है? फौरन फौरन स्विच करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो सीपीयू पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फौरन से स्विच होकर फौरन से मूव करेगा दूसरे टास्क की तरफ और उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। कैसे काम करता है? हाउ इट वर्क्स, creating the impression that all tasks are running simultaneously। सीपीयू इस तरह से शो कर रहा होता है कि जितने भी टास्क हैं वो एक साथ रन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें भी रैपिडली स्विचिंग होती है, वो फौरन फौरन से स्विच करता है और हमें ऐसा फील होता है कि वो एक साथ सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोसेसेस सच एज वर्ड, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है प्रोसेस, मतलब हम वर्ड को यूज कर रहे हैं, हम वेब ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, वो भी एक प्रोसेस है, हम ईमेल को यूज कर रहे हैं। तो सीपीयू इन सबको एक साथ एग्जीक्यूट करता है, एक साथ एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन वो ऐसे शो करता है कि वो एक साथ सबको एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि वो बहुत फास्टली सबको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, बहुत फास्टली एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ वो स्विच करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस टाइम स्लाइसिस। टाइम स्लाइसिस का मतलब ये है कि उसने ना टाइम सेट कर लिया होता है कि MS वर्ड को कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद वेब ब्राउजर को कितनी टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है, फिर ईमेल के कितनी टाइम के लिए सीपीयू मिलेगा, कितने टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से टाइम डिवाइड हो जाता है, जिसे बोलते हैं टाइम स्लाइसिस फॉर ईच प्रोसेस। मतलब हर प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट किया जाता है ताकि एफिशिएंटली टास्क को मैनेज किया जा सके। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है या कहाँ पे ये जरूरी है। इसेंशियल फॉर पर्सनल कंप्यूटर, जो पीसीज होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जैसे आप
के वो कंप्यूटर लैब्स होती होंगी स्कूल्स वगैरह में, तो वहां पे जो कंप्यूटर होता है उनको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है, स्मार्टफोन्स में इसको यूज किया जाता है और मल्टीमीडिया सिस्टम्स में यूज किया जाता है। इंश्योर स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस वाइल रनिंग मल्टीपल एप्स। अब देखिए, आपने भी देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर भी मल्टीपल एप्स ओपन हुई होती हैं, आप उनको यूज कर रहे हो, तो आप एक साथ ही व्हाट्सएप को भी यूज कर रहे हो, साथ ही यूट्यूब के ऊपर आप कोई वीडियो भी देख रहे हो। इसी तरह से जो पर्सनल कंप्यूटर है वहां पे भी आपने इतनी टैब्स ओपन की होती हैं, यूट्यूब भी आपने ओपन किया होता है, गूगल भी आपने ओपन किया होता है, सबको एक साथ आप यूज कर रहे होते हो। तो इसमें देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि कभी आपका मोबाइल भी हैंग नहीं होता, और जो सिस्टम्स वगैरह हैं पर्सनल कंप्यूटर वो भी हैंग नहीं होते। क्यों? क्योंकि सीपीयू बहुत एफिशिएंटली हर चीज को मैनेज कर रहा होता है। उसने एक टाइम सेट किया होता है कि कितने कितने टाइम के लिए किस किस ऐप को, किस किस प्रोग्राम को, किस किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। इसकी एग्जांपल आ जाती है जैसे विंडोज हो गया, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया और एंड्रॉइड हो गया। अब आगे है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नाम से ही शो कर रहा है कि इसमें क्या होगा कि जो सीपीयू का टाइम है वो शेयर किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड सीपीयू टाइम इनटू अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स कॉल्ड टाइम स्लाइसिस। टाइम स्लाइसिस को भी हम पहले भी देख चुके हैं कि टाइम स्लाइसिस क्या होता है कि इसमें जो सीपीयू का टाइम होता है ना, उसको डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो डिवाइड किया जाएगा कि 3 सेकेंड्स के लिए सीपीयू एक प्रोसेस को मिलेगा, फिर स्विच होके दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, उसको भी 3 सेकेंड्स के लिए सीपीयू मिलेगा, फिर सीपीयू स्विच हो जाएगा और वो फिर थर्ड प्रोसेस को मिल जाएगा सीपीयू, उसको भी 3 सेकेंड्स के लिए मिलेगा, फिर दोबारा से फर्स्ट प्रोसेस को मिलेगा, फिर सेकेंड प्रोसेस को मिलेगा, फिर थर्ड प्रोसेस को मिलेगा। ये जो टाइम डिवाइड किया जा रहा है सीपीयू को, इसको बोलते हैं टाइम स्लाइसेस। एंड गिव ईच प्रोग्राम और यूजर अ टाइम स्लाइसिस वन बाय वन। मतलब जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनका भी एक टाइम जो है वो डिवाइड किया जाता है कि कितने कितने टाइम के लिए किस किस प्रोग्राम को सीपीयू मिलेगा। और सिमिलरली यूजर के लिए भी ऐसा है, जो उसको यूज कर रहा है उसके लिए भी है कि उसका भी टाइम डिवाइड किया जाता है कि किस यूजर को कितने टाइम के लिए सीपीयू असाइन किया जाएगा। ये है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। काम कैसे करता है? हाउ इट वर्क्स। मल्टीपल यूजर और प्रोग्राम कैन यूज द सिस्टम एट द सेम टाइम। एक सिस्टम है, उसको मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। सीपीयू स्विचेस क्विकली बिटवीन द यूजर। फॉर एग्जांपल 3 यूजर्स हैं और तीनों को सीपीयू चाहिए, तो इसमें फिर टाइम वहां पे शेयर किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा कि 3 सेकेंड्स के लिए यूजर यूजर नंबर 1 को सीपीयू मिलना चाहिए, यूजर नंबर 2 को 3 सेकेंड्स के लिए मिलना चाहिए, और यूजर यूजर 3 को भी 3 सेकेंड्स के लिए सीपीयू मिलना चाहिए। और सीपीयू फिर ऑटोमेटिकली स्विच करता है एक यूजर से दूसरे यूजर की तरफ और दूसरे यूजर से तीसरे यूजर की तरफ। इट गिव द अपीयरेंस दैट ऑल यूजर आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो सीपीयू है वो ऐसे शो करता है कि वो एक साथ जितने भी यूजर्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, जितने भी यूजर्स हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत रैपिडली स्विचिंग कर रहा होता है, जिससे शो होता है कि एक साथ सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। ईच यूजर गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम इन टर्न। अब इसका क्या मतलब है कि जितने भी यूजर्स हैं उन सबको स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड के लिए सीपीयू मिलता है, जिसे बोलते हैं राउंड रॉबिन मैनर। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि अब जैसे 3 यूजर्स हैं, तो तीनों को जो है वो 3 3 सेकेंड्स के लिए सीपीयू मिलेगा, फिर दोबारा से वो स्विच होकर यूजर नंबर 1 पे आ जाएगा। यूज इन मतलब कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बैंक्स में यूज किया जाता है, यूनिवर्सिटीज में यूज किया जाता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उन्होंने एक ही सिस्टम के ऊपर काम करना होता है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? टू अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द सिस्टम कॉन्करेंटली। जहां में मल्टीपल यूजर ने एक ही सिस्टम को एक साथ एक्सेस करना होता है, एक साथ यूज करना होता है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। हेल्प इन इंटरेक्टिव यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, और जहां पे ये हेल्प कर रहा होता है कि ताकि लोग जो है वो इंटरेक्टिवली उसको यूज करें कंप्यूटर रिसोर्सेज को, वहां पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, या इसमें क्या काम होता है कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है या किस चीज को हैंडल करता है? जहां पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के अंदर एक काम अगर परफॉर्म होना है तो उसी सेकंड के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर 1 सेकंड के अंदर एक काम को होना है और वो 2 सेकंड्स में हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है, मतलब जहां पे टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर 1 सेकंड में काम करना है तो 1 सेकंड में ही होना चाहिए। A real-time operating system is designed to handle critical tasks.
जहाँ पे क्रिटिकल टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को हैंडल करना होता है, और जहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जहाँ पे फौरन से रिस्पॉन्ड करना है, मतलब यूजर ने अगर कोई भी इनपुट दिया तो उसी सेकंड उसको आउटपुट मिलनी चाहिए, इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, इमीडिएट मतलब फौरन से यूजर इनपुट को रिस्पॉन्स करना होता है। वर्किंग इट रन्स टास्क विद इन स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, ये टास्क को रन करता है, जो भी उसका एक टाइम सेट किया गया है, एक लिमिट सेट की गई है, एक डेडलाइन सेट की गई है कि इस टाइम पे ये काम होना है, तो उसी सेकंड वो काम होना चाहिए। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू इनपुट और चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, अब जो भी यूजर ने इनपुट दिया फौरन से उसको रिस्पॉन्ड करना, इमीडिएट रिस्पॉन्ड होना चाहिए। हाईली रिलायबल एंड फास्ट, ठीक है, मतलब आप इसके ऊपर जो है बहुत इत्मीनान कर सकते हो, ये कोई बहुत फास्टली होता है। कहाँ पे यूज होता है? मेडिकल इक्विपमेंट्स में, जैसे हार्ट मॉनिटर, मतलब हार्ट बीट वगैरह चेक करनी होती है, हार्ट को मॉनिटर करना होता है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, जैसे आपने देखा होगा कि रोड्स के ऊपर सिग्नल्स होते हैं, वहाँ पे टाइम आ रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल 60 सेकेंड के लिए इस रोड पे जितनी भी ट्रैफिक है उसने गुजरना है, तो फिर जैसे ही वो 61 सेकेंड पे होता है तो वो जो सिग्नल है वो बंद हो जाता है। फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, जहाँ पे रोबोट्स वगैरह को डिवेलप किया जाता है, मशीन्स वगैरह होती हैं फैक्ट्रीज में, वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। और मिलिट्री और एरोस्पेस सिस्टम्स में, ठीक है, जो फाइटर जेट्स प्लेन्स होते हैं, अब वहाँ पे जो मतलब जब जंग वगैरह होती है और वहां पे इसको यूज किया जाता है, तो उन्होंने मिसाइल्स वगैरह ड्रॉप करने होते हैं, तो अब वहां पे एक टाइम सेट होता है कि इस टाइम पे जो है वो उन्होंने मिसाइल ड्रॉप करना है, उसी सेकंड होना चाहिए वो। पर्पस क्या होता है? टू इंश्योर दैट इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट ऑन टाइम, यहाँ पे ताकि मेक श्योर किया जाए, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है वो उसी टाइम पे, अपने टाइम पे, अपने जो भी उसका सेट टाइम है उस पे उसको कंप्लीट होना है। अवॉइड एंड डिलेज विच मे कॉज फेलियर्स और एक्सीडेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिले आ गया है किसी वजह से, मतलब 1 सेकंड पे अगर कोई चीज लेट हो गई है तो उससे बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल सीपीयूज को यूज किया जा रहा है। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने अभी तक जितनी भी बात की थी उसमें सिर्फ एक सीपीयू की हम लोगों ने बात की थी, एक ही सीपीयू के टाइम को हम लोग डिवाइड कर रहे थे ऑन द मल्टीपल यूजर्स और प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि मल्टीपल सीपीयूज एक ही सिस्टम के अंदर यूज किए जा रहे हैं, और जितने भी प्रोग्राम्स इनके अंदर रन हो रहे होंगे वो डिवाइड किए जाएगा ऑन द सीपीयू। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू प्रोसेसेस चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक प्रोसेस मिल जाएगा सीपीयू 1 को और एक प्रोसेस मिल जाएगा सीपीयू 2 को। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा सिस्टम है वो बहुत फास्टली वर्क करता है। A multiprocessor operating system manages and control two or more CPU in a single computer system, कि एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल सीपीयूज या टू और मोर सीपीयूज को यूज किया जा रहा है। वर्किंग कैसी होती है इसकी? टास्क आर डिवाइडेड एंड शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल सीपीयूज, जो हम लोग स्टार्टिंग में प्रोसेसेस और प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे, टास्क की बात कर रहे थे। अब जितने भी टास्क होंगे उनको डिवाइड किया जाएगा और मल्टीपल सीपीयूज को असाइन किया जाएगा, जैसे सीपीयू 1 एक टास्क परफॉर्म करे, सीपीयू 2 एक टास्क परफॉर्म करे। इससे एडवांटेज ये होता है कि बहुत फास्टली हर चीज हो जाती है और लोड भी नहीं आता। द प्रोसेसर वर्क टुगेदर विच स्पीड अप प्रोसेसिंग, और जो जितने भी प्रोसेसर्स हैं, मतलब जितने भी सीपीयूज हैं, वो एक साथ काम करते हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत फास्टली हर चीज हो रही होती है। वन मेन मेमोरी इज यूज, एक ही जो मेन मेमोरी है मतलब रैम है उसको यूज किया जाता है, और सीपीयू शेयर किया कर रहे होते हैं, जैसे फॉर 3 सीपीयूज हैं तो वो तीनों सीपीयूज इसी रैम को शेयर करेंगे। ईच सीपीयू में हैव इट्स ओन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स एंड यूजर, जितने भी सीपीयूज होते हैं उनके अपने इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स होते हैं और अपने उनके यूनिट्स होते हैं। कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? डाटा सेंटर्स में, ठीक है, जहाँ पे बहुत हैवी हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करना होता है। सर्वर्स में यूज किया जाता है जो कि पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च लैब में इसको यूज किया जाता है। एनी प्लेस वेयर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इज नीडेड, और वहां पे इसको यूज किया जाता है जहाँ पे जो कंप्यूटेशनल पावर है या लार्ज अमाउंट में डाटा होता है या कोई मतलब हैवी चीज को प्रोसेस करना होता है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। पर्पस क्या होता है इसका? टू इंक्रीज स्पीड एंड हैंडल लार्ज डाटा, ठीक है, ताकि जो भी हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत फास्टली हो जाए, या बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा है उसको हैंडल करने के लिए हम इसको क्या कहते हैं यूज कर रहे होते हैं, या वहां पे इसको यूज करने का पर्पस है। टू परफॉर्म मैनी टास्क एट द सेम टाइम, या बहुत से टास्क एक साथ परफॉर्म करने, तो ऑब्वियसली जो हमारा सिस्टम है वो हैंग हो सकता है, वो स्लो डाउन हो सकता है, तो वहां पे भी मल्टीपल सीपीयूज को यूज किया जाता है। टू मेक सिस्टम्स मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल, या सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाना हो या ज्यादा पावरफुल बनाना हो तो वहां पे इसको यूज किया जाता है।
नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ये होता है कि अब यहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर की बात नहीं होगी, बल्कि इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। जैसे कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है। ठीक है, ये सब एक साथ काम करते हैं और एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। अब मल्टीपल टास्क है, उसमें से एक टास्क कंप्यूटर 1 परफॉर्म कर देगा, एक टास्क कंप्यूटर 2 परफॉर्म कर देगा, एक टास्क कंप्यूटर 3 परफॉर्म कर देगा, एक टास्क कंप्यूटर 4 परफॉर्म करेगा, और लास्ट में जो इसकी आउटपुट आएगी सब इनपुट्स की उनको कंबाइन किया जाएगा। तो ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक साथ काम करते हैं और एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। A distributed operating system is a system that manages multiple computers connected to through a network, और सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के थ्रू। इट अलाउ प्रोग्राम टू रन ऑन डिफरेंट मशीन, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि डिफरेंट टास्क डिफरेंट मशीन्स के ऊपर, डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर एक साथ काम कर रही होती हैं। कैसे काम करते हैं ये, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। टास्क आर डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर्स, के जो टास्क हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। अब जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको एक एक टास्क असाइन किया जाता है। दीज कंप्यूटर वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक साथ काम कर रहे होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे इसका क्या काम होता है कि जितने भी टास्क है उनको मैनेज कर रहा होता है, लोड को बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है, अगर इस जितने भी टास्क हैं बहुत हैवी हैवी टास्क हैं, अगर उनको एक ही कंप्यूटर के ऊपर रन किया जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाएगा। तो अगर वो डिवाइड कर लेंगे मल्टीपल कंप्यूटर्स और वो एक साथ काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो स्लो डाउन नहीं होगा, उसके ऊपर ज्यादा हैवी लोड नहीं आएगा, और वो हैंग भी नहीं होगा। एंड फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, इससे क्या होगा कि जो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो फास्टली एग्जीक्यूट करेंगे, फास्टली रन करेंगे। यूजर्स डू नॉट नीड टू नो विच मशीन इज हैंडलिंग देयर टास्क। अब यहाँ पे यूजर का कोई काम नहीं है कि अब वो देखे कि अच्छा कौन सा टास्क किस मशीन के ऊपर रन हो रहा है, किस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सब चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंटली हो रही होते हैं। अब आगे है कम्युनिकेशन नेटवर्क। द डिफरेंट मशीन्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी मशीन है वो आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। दिस नेटवर्क इनेबल ऑल मशीन्स टू शेयर रिसोर्सेज एंड वर्क टुगेदर। अब ये जो नेटवर्क है ये मशीन्स को या कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाता है कि जितने भी रिसोर्सेज वो लोग यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लें और इकट्ठे काम कर सकें। जैसे एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी तरह से ये जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट मशीन्स होते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, वो आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो एक सिस्टम ही फील हो रहा होता है कि जैसे वो एक ही सिस्टम है। कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में इसको यूज किया जाता है, ग्रिड कंप्यूटिंग में इसको यूज किया जाता है, नेटवर्क एप्लीकेशंस और डाटा सेंटर्स में इसको यूज किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जहाँ पे हम लोग अपना जितना भी डाटा है वो इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं या क्लाउड के ऊपर अपलोड करते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग भी बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की टाइप है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट जगह पे वो लोकेटेड होते हैं, लेकिन वो एक साथ काम कर रहे होते हैं और लार्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है ताकि जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो सके, सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जा सके और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया जा सके ऑन द मल्टीपल सिस्टम्स। अलाउ स्केलेबल। ठीक है, स्केलेबल का मतलब ये होता है कि जितना मर्जी हम इसको इंक्रीज करना चाहें, उनकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहें, उनके रिसोर्सेज को इंक्रीज करना चाहें, उस नेटवर्क को जितना मर्जी इंक्रीज करना चाहें हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेसिंग इसकी होती है, मतलब उसके अंदर हम लोग चेंजेस लेके आ सकते हैं। रिड्यूस द वर्कलोड ऑन अ सिंगल मशीन। अगर हम लोग एक ही मशीन के ऊपर हैवी हैवी टास्क को परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली वो हैंग हो सकता है। तो अगर हम लोग मल्टीपल मशीन्स को यूज कर लें तो ऑब्वियसली जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हम लोग एक हार्डवेयर ले लेते हैं और उसके अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक डिवाइस को यूज करते हैं, और जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक टास्क को वो परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे माइक्रोवेव ओवन, अब वहां पे एक एक हार्डवेयर है उसका, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक डिवाइस यूज की गई है। अब उसका क्या टास्क है या उसका क्या स्पेसिफिक पर्पस है कि वो फूड को गर्म करता है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसमें यही होता है कि एक हार्डवेयर होता है और उसके अंदर एक ऐसी डिवाइस ऐड कर दी जाती है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड इनसाइड अ स्पेसिफिक डिवाइस टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क। इसका क्या मतलब है कि किसी भी हार्डवेयर के अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक डिवाइस को इंटीग्रेट करते हैं, उसको ऐड करते हैं, उसको लगाते हैं उस हार्डवेयर के अंदर, और वो एक डेडिकेटेड टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क, एक एक स्पेशल टास्क परफॉर्म कर रही होती है।
एग्जाम्पल्स इंक्लूड माइक्रोवेव ओवन, कैमराज, वॉशिंग मशीन्स एंड टीवीज। ये सब हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि उनके अंदर एक सिंगल डिवाइस लगा दी जाती है, जो कि जस्ट एक ही टास्क को, एक स्पेसिफिक टास्क को, एक डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसकी वर्किंग क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ट इनटू द हार्डवेयर ऑफ द डिवाइस। की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस हार्डवेयर के अंदर लगाई जाती है। इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑन। बस जैसे ही हम लोग उस डिवाइस को ऑन करते हैं वो ऑटोमेटिकली रन करती है, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, जैसे हम उसको ऑन करेंगे तो वो फूड को गर्म करना स्टार्ट कर देगी। परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक फंक्शन फॉर दैट डिवाइस। वो जस्ट एक ही फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो डिवाइस बनाई जाती है, या वो क्या कहते हैं, सिस्टम बनाया जाता है। यूज मिनिमल मेमोरी एंड पावर। उसके अंदर बहुत एक स्मॉल क्या कहते हैं जीबी मेमोरी होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई हैवी मेमोरी नहीं होती। और उस वो बहुत कम अमाउंट में जो है वो पावर भी लेता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत कम यूज कर रही होती है। कहाँ पे यूज किया जाता है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन जो घरों वगैरह में यूज होते हैं, वॉशिंग मशीन्स में, डिजिटल कैमरास में और स्मार्ट टीवीज में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीन आ जाती हैं, जैसे रोबोटिक्स हो गया, या ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, वहां पे इसको यूज किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है कि ये फास्ट, रिलायबल, लो पावर ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिक टास्क को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है, मतलब मल्टीपल टास्क को वो परफॉर्म नहीं करता, जस्ट एक ही टास्क को, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। और इसके अंदर बहुत कम रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं, लाइक बहुत कम रैम होती है, और सीपीयू भी इतने कोई हाई पावर का नहीं होता। अब उसके बाद इसका डिफरेंस टेबल है। अगर आपको डिटेल में ये समझ आ गई है सारी टाइप्स, तो जब आप इस डिफरेंस टेबल को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आपके माइंड में रहेगा कि हर टाइप में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसका पर्पस क्या है। इस तरह से करके मैंने एक डिफरेंस टेबल बना दिया है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप इसको याद करेंगे। तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास 1.4.3 सेक्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे।